जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा वीक थर्ड स्टार्ट है, जिसमें हम राइटिंग मॉड्यूल को टारगेट करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज देखेंगे और साथ में उसके क्वेश्चन टाइप्स देखेंगे कैसे होते हैं। ठीक है। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी सर आपने? जी जी मैम, लाइव स्ट्रीम हो रहा है। ओके सर। जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस, विजिबल है। ओके। जी, राइटिंग मॉड्यूल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। ठीक है कि जिनको नहीं है उनके लिए बता देती हूँ कि राइटिंग मॉड्यूल के अंदर हमने जो एग्जामिनर होता है वो हमारी एबिलिटी चेक कर रहा होता है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, और हमारी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे ग्रामर, हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी, इन सब चीज़ों को वो असेस कर रहा होता है। ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर दो टास्क होते हैं, मतलब कि जैसे हमने देखा कि रीडिंग में तीन होते थे पार्ट्स। ठीक है। और जो हमारी लिसनिंग थे उसके अंदर फोर पार्ट्स होते थे। तो राइटिंग के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं या दो टास्क हैं। ठीक है, इनको जो मर्जी कह लें आप। टास्क टास्क वन के अंदर हमें एक दी जाती है डायग्राम या फिर टेबल या फिर ग्राफ दिया जाता है, और उसको एक्सप्लेन करने को कहा जाता है अपनी वर्डिंग में। लेकिन वर्डिंग हमारी अपनी होगी, लेकिन डाटा जो है वो गिवन होता है, यानी कि हमें एक लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, हमें अपनी बाउंड्रीज बता दी जाती हैं कि आपने इसी के बारे में बात करनी है। तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टास्क। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड टास्क, राइटिंग टास्क इसको वन कहते हैं, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट राइटिंग, या फिर ऐसे राइटिंग भी इसको कहते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसके ऊपर हमने ऐसे लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें टाइम कितना दिया जाता है राइटिंग सेक्शन के अंदर या राइटिंग मॉड्यूल के अंदर। हमें 1 आवर का टाइम मिलता है, जिसको हम इफेक्टिवली डिवाइड कर लेते हैं अपने दोनों टास्क के दरमियान। टास्क वन जो है वो इतना लेंथी नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको 20 मिनट्स के अंदर या 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम उसको कवर अप कर लें। उसके बाद जो ऐसे राइटिंग है वो कंपैरेटिवली टास्क वन के थोड़ी लेंथी होती है, क्योंकि एक ऐसे आपने लिखना है तो उसके अंदर आप 3 से 4 पैराग्राफ तो लिखेंगे ना। तो उसके लिए आप 30 to 35 मिनट्स अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी के जो 10 से 5 मिनट आपके पास बच जाते हैं, उसके अंदर आप अपना रिव्यू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मसला आ सकता है, पंक्चुएशन के अंदर। ठीक है, तो या फिर वोकेबलरी के अंदर ही सिंपली, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो जब आप एक दफ़ा रिव्यू करते हैं ना, तो वो ठीक आपके पास करने का चांस होता है। ठीक है, इससे आप एरर जो है ना अपना वो कम कर सकते हैं। ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाह रही थी, अब मेरे माइंड से स्किप हो गई है। चलें आगे चलते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं आगे, राइटिंग टास्क वन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। आपने अब तो जो है आइट्स के टेस्ट वो हैं कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर बेस्ड है। यानी कि हमें इसके अंदर टाइपिंग करनी होगी। जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमने टास्क वन लिखना है या टास्क टू लिखना है, तो वो हमें टाइप करना पड़ेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर मैटर करती है। तो आप जब भी इसको प्रैक्टिस करें, आप अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे प्रैक्टिस करें, ना कि मोबाइल फोन्स, या फिर आप अपनी हैंड रिटन जो होता है कॉपी पेंसिल पे ना इसको करें, क्योंकि इससे आप अपनी राइटिंग स्पीड को भी असेस नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप अपनी राइटिंग स्पीड को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, टास्क वन की तरफ चलते हैं। टास्क वन क्या है? इंटीग्रेटेड राइटिंग जिसको हमने कहा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दे दिया जाता है? एक विजुअल डाटा दे दिया जाता है। ठीक है,
एक मैम का डिस्कनेक्ट हो गया। अगर किसी का कुछ जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं जब तक मैम हमें ज्वाइन करती है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि मैं राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे बैंड आते हैं 5.5। तो राइटिंग इम्प्रूव करने का कोई जो है ना वो बता दें तरीकाकार मेथड भी। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फॉलो करके जो ना आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। सर आप चैट जीपीटी पे कर रहे हैं या किससे करवा रहे हैं? मैं सर चैट जीपीटी से भी पूछता हूँ और एक वो लेक्सी बूट है वेबसाइट, उससे भी करता हूँ। दोनों के तकरीबन दोनों सेम ही बताते हैं मुझे ना बैंड स्कोर। सर आप वो कुछ मॉडल आंसर्स होते हैं आइल्स लीज के या आइल्स एडवांटेज के मॉडल आंसर्स, आप उनको भी ठीक। देख सकते हैं। और इसके अलावा आप चैट जीपीटी से ही कहें उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन दे दे, तो आप वहां से अपनी मिस्टेक्स नोट कर सकते हैं, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी वो ठीक है। वो मिस्टेक्स वो मॉडल आंसर हमने पढ़ ली है, वो एक दफ़ा पढ़ ली है, वो फिर जेन से गायब हो जाते हैं। ठीक है। वो फॉर एग्जांपल हमने कोई भी है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? वो सिर्फ रीडिंग ही कर लें मॉडल आंसर्स को रीड करने से हो जाएगा, या फिर कोई और इसका कोई सोल्यूशन है, या कोई वोकेबलरी हमने करें, या फिर किसी कोई और प्रैक्टिस करें इसकी? सर मुझे तो मॉडल आंसर्स का ही पता है, क्योंकि उसमें हमारी वोकेबलरी भी कवर हो जाती है टॉपिक के रिलेटेड, और जो उनसे हमारे चैट जीपीटी हमें हमारा इम्प्रूव वर्जन देता है उससे भी हमारी वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो हमारी खुद की सलाहियत होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा अगर मैम हमें ज्वाइन करते हैं तो मैम से भी ये सवाल पूछ सकते हैं, या ठीक है। अदर मेंबर अगर किसी के पास कोई और है तरीका तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. कहाँ से शेयर होना बंद होगी स्क्रीन? Allow me a moment. नहीं, मैं यहाँ पर ही थी। किसी और ने ज्वाइन किया है मॉडरेटर्स में से, तो मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। जस्ट अ मिनट। जी सर अनीस, आप बता सकते हैं कि कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? मैम आप कह रही थी वो जिसका आप बता रही थी कि पहले कंप्यूटर पे पेपर बेस नहीं कंप्यूटर बेस की टेक्निक्स है। इतना पीछे? जी जी। चलिए ठीक है। उसके टाइप्स तो नहीं सुनी होंगी फिर, है ना? नहीं मैम, टाइप्स आपने बताना स्टार्ट की थी तो स्क्रीन ओके पे जी, चले हम देखते हैं टाइप्स को। ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग टास्क वन है। इंटीग्रेटेड राइट जिसको कहा है हमने इंटीग्रेटेड राइटिंग। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पहले राइटिंग में और रीडिंग में देखे, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो क्वेश्चन टाइप्स थी ना।
तो इसमें क्वेश्चन टाइप्स कैसी होती हैं, इसके अंदर लाइन ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइन ग्राफ इस तरह से एक्स वाई एक्सिस होती हैं, वाई एक्सिस, और ऐसे जो लाइंस होती हैं वो ऊपर नीचे हो रही होती हैं, जो कि ट्रेंड को बता रही होती हैं, ट्रेंड को कह लें कि इलस्ट्रेट कर रही होती हैं कि ट्रेंड ऐसे जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर टाइम दिया जाता है, ठीक है, एक्स या वाई, एक एक्सिस पे हमें टाइम दिया जाता है और दूसरे एक्सिस पे हमें जो उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती हैं, ठीक है, जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा हो रही है ओवर द टाइम और कौन सी कम हो रही है। ठीक है, और बार चार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी हमें ट्रेंड्स ही पता चल रहे होते हैं, लेकिन वो दो चीजें साथ साथ होती हैं, तो उससे हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। पाई चार्ट्स होते हैं जिसके अंदर परसेंटेजेस या प्रोपोर्शंस हमें पता चल रहे हैं, पता चल जाते हैं। टेबल्स के अंदर न्यूमेरिकल डाटा दिया जाता है, जैसे हमने पहले भी रीडिंग और राइटिंग में टेबल कंप्लीशन वाले किए, तो हम उनकी रोज और कॉलम्स की जो हेडिंग्स देख के हमें आइडिया हो जाता था कि अंदर मटेरियल क्या होगा। ठीक है, और फिफ्थ पे हमारे पास मैप्स होते हैं, ठीक है, और सिक्स पे हमारे पास डायग्राम्स या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एक फ्लो चार्ट सा होता है, फॉर एग्जांपल फैब्रिक की प्रोसेसिंग का, उसके मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, पहले कॉटन होती है, फिर आगे उससे थ्रेड बनता है, फिर आगे उससे जाके क्लॉथ बनता है, तो वो ऐसे ही प्रोसेस एरोस के साथ इलिस्ट्रेट किया होता है, जो कि हमें समझ आ जाता है क्लियरली कि हाँ ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, उसको हमने अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये प्रोसेसेस वाला सबसे इजी क्वेश्चन टाइप होता है, क्योंकि वो सिंपली हमने उसको लेकर चलना होता है एक चीज को, और हमने कंपैरिजन नहीं करना होता दो चीजों का, या क्योंकि जो बार चार्ट्स या पाई सॉरी लाइन चार्ट्स, लाइन ग्राफ और बार चार्ट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर दो से तीन चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, तीन से ज्यादा भी हो जाती हैं, चार। ठीक है, जैसे ये दो हैं, यहाँ पर चार हो सकते हैं ट्रेंड्स। ठीक है, और ये बार चार्ट यहाँ पे भी दो उन्होंने को प्रेजेंट किया हुआ है। हम आगे देखेंगे क्वेश्चन टाइप्स, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, कौन सी चीजें हमने करनी है और अवॉइड क्या क्या करना है। ठीक है, हमने की फीचर्स को समराइज करना है, यानी कि जब हम पहले देखेंगे ना डायग्राम को, यहाँ पे हमारे जो भी विजुअल डाटा हमें दिया गया है, ग्राफ है कोई या चार्ट है, तो उसको देख के ही हमारे हमने ना उसको अच्छे से ओवरव्यू उसका लेना है। ठीक है, और पहले ज़हन में बिठाना है कि ये बातें इसके अंदर बताई जा रही हैं, ये ट्रेंड्स हैं, तो उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और की फीचर्स का क्या मतलब है, यानी कि जहां पर वो स्पाइक आ रहा है, जहां पर फ्लक्चुएशन आ रही है, जहां पर इंक्रीज हो रही है कोई चीज, डिक्रीज हो रही है, तो हमने उसको उन पैटर्न्स को बताना है। ठीक है, और अच्छे अल्फाज में बताना है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है इनकरेक्ट, जो एग्जांपल है वो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द ग्राफ। ठीक है, ये जो हमें लाइन ग्राफ या फिर बार ग्राफ दिया जाएगा, जाहिर है वहां पर काफी चेंजेस होंगे, फ्लक्चुएशंस होगी, कहीं पे ऊपर कहीं पे इंक्रीज हो रही होगी चीज, कहीं पे डिक्रीज। ठीक है, तो अगर हम ये सिंपल लाइन लिखते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द ग्राफ, तो ये एक इम्पैक्ट नहीं अच्छा डालती। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं एक टिप, वो ये है कि जब आपने अटेम्प्ट करना है ना टास्क वन का क्वेश्चन, तो आपने ये जहन में रखना है कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर ने आपका पेपर चेक करना है ना, तो जो एग्जामिनर होगा उसके सामने वो नहीं होगा विजुअल डाटा। ठीक है, आपने ये सपोज करना है। ठीक है, और आपने ये सपोज करना है कि उसके पास कोई भी विजुअल डाटा नहीं है, और उसने जो कुछ भी उस ग्राफ के बारे में समझना है ना, वो आपकी लिखी हुई जो आपने लिखा है वहां पर समराइज करके, या फिर जो भी आपने की पॉइंट्स लिखे हैं, उसने उसको देखकर ही आपके ग्राफ को समझना है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं किसी टूर के ऊपर, ठीक है, आप वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, सीनरीज देखते हैं अच्छी, और जब आप वापस आके अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, ठीक है, तो कह लें कि आपके पास कोई पिक्चर नहीं है उसकी। ठीक है, या तो ना आप पिक्चर दिखा के फिर उसको बता दे, लेकिन आप सपोज करें आपके पास कोई पिक्चर नहीं है कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकें, तो आपने उसको लिख कर डिस्क्राइब करना है।
ठीक है, कि आपने उसको लिखकर डिस्क्राइब करना है और इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि जो पढ़ने वाला है ना या जो सुनने वाला है वो उसी जगह पर पहुंच के उसको इमेजिन कर सके। ठीक है, आपने इतने अच्छे वर्ड्स में का इंतखाब करना है और इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर लिखा, द ग्राफ हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2015 टू 2020। अब यहाँ पर हमारे पास भी ग्राफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब उसने बताया कि देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द ग्राफ, तो हमें क्या लगा कि ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहीं से ऐसे। हमें कोई आइडिया नहीं कि ग्राफ किसके बारे में है, क्या चेंजेस हैं, इंक्रीज आई है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, द ग्राफ हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स। ठीक है, हमें पता चला किसी चीज की ना सेल्स के बारे में बात हो रही है, फ्रॉम 2015 टू 2020। यानी कि उसने अपना वो जो टाइम पीरियड है वो भी बता दिया, पीकिंग इन 2018। अब यहाँ पर देखें, उसने पीक बता दी कि इसका सबसे ज्यादा सेल्स कब हुई, 2018 में, बिफोर अ स्लाइट डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन पीक पे 2018 पे गया, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, उसने देखें कितनी अच्छी तरह से एक ही लाइन के अंदर उस सारे फीचर्स को समराइज कर लिया। ठीक है, और अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो आप जो है विजुअल्स आपकी ब्रेन के अंदर, आपकी आंखों के सामने भी आ गए। ठीक है, आप उसको देख पा रहे थे इमेजिनरी तौर पर। By summarizing key features, you guide the reader through the essential points। ठीक है, essential points आपने हाईलाइट करने हैं और जो मेन मैसेज है जो डाटा हमें दे रहा है उसको वो समझ सकता है क्विकली। ठीक है, और सेकंड क्या हमने करना है, जो हमने एक चीज करनी है, हमने क्लियर कंपैरिजंस यूज करने। मैंने आपको कहा कि वहां पर दो या दो से ज्यादा जो है वैल्यूज या कह लें कि चीजों के बारे में बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से ज्यादा कंपनीज हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही, तो आपने ये देखें यहाँ पर सिटीज की बात की है उसने। तो क्लियर कंपैरिजन का क्या मतलब है, आप क्या बता दें, यहाँ पर सिर्फ दो सिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, ऐसे बता देंगे तो नहीं समझ आएगा ना। आपने देखना है कि किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, क्राइटेरिया क्या है कंपैरिजन का, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर जैसे सिटी ए, उसने लिखा है सिटी ए इज बिगर देन सिटी बी। ठीक है, ये उसने क्लियर कट बोल दिया टू द पॉइंट, लेकिन हमें ये समझ नहीं आए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर विजुअली कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें, सिटी ए एक्सपीरियंस्ड अ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ 5 लाख, सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग सिटी बीज इंक्रीज ऑफ 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर उसने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही है, जहाँ पर सिटी ए के अंदर 5 लाख की आबादी है और सिटी बी के अंदर 3 लाख की आबादी है। और उसने देखे कितनी अच्छी वर्डिंग में ये भी हमें बता दिया कि जो सिटी ए है वो ज्यादा है सिटी बी से, उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब क्लियर कंपैरिजन कर लेंगे ना, तो हम जो डाटा को एक कोई मीनिंगफुल वे के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसका रिलेशन बता सकते हैं कि ये दो या दो से ज्यादा जो ट्रेंड है इनके अंदर क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर रिस्पॉन्स क्लियरली, हमने अपना रिस्पॉन्स जो है क्लियरली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और जैसे हमने इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, फिर ओवरव्यू लिखना है, यानी कि एक टेम्पलेट होता है हमारे पास जो कि हमें यूज करना होता है टास्क 1 के अंदर। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, वो हमारे पास जनरली 1 से 2 लाइनों का होता है। ठीक है, और वो हम आगे ट्रिक्स देखेंगे। और उसके बाद हमने ओवरव्यू लिखना होता है। ठीक है, और बाद में 2 पैराग्राफ्स ऐसे लिखने होते हैं जिसके अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं डिटेल्स को। ठीक है, और एंड पे कंक्लूजन लिखते हैं हम। ठीक है, और डोंट हमने क्या करना है, मतलब कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, पर्सनल ओपिनियंस नहीं हमने इसके अंदर इंक्लूड करनी। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है इस टास्क की, कि ये हमने जो डाटा दिया गया है हमने उस पूरे के पूरे डाटा को कवर जरूर करना है, उस पूरे के पूरे डाटा को डिस्कस जरूर करना है, लेकिन हमने अपने पर्सनल ओपिनियंस अंदर ऐड नहीं करना। ठीक है, सिर्फ हमने उस डाटा को लेकर ही चलना है। ठीक है, ये देखें,
जैसे यहाँ पर आई थिंक द डेटा शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है, आपने आई थिंक का नहीं करना, उन्होंने आपसे सिर्फ कहा है कि आप उस ग्राफ को एक्सप्लेन करें। ठीक है, जैसे पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे डिफाइन आप करें या फिर एक्सप्लेन करें कोई एक टर्म को। ठीक है, तो आप वहां पर अपना ओपिनियन नहीं देते। ठीक है, एग्जामिनर आपसे अपना ओपिनियन नहीं पूछ रहा होता, वो ओपिनियन वाले क्वेश्चंस और होते हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, ठीक है, या इस तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर लिखा होता है, उसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देने की जो फ्री विल मिलती है। लेकिन ये जो टास्क वन है, इसके अंदर आपने अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देने। ठीक है, और करेक्ट वे क्या है, द डेटा इंडिकेट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात क्या है, डोंट फॉरगेट टू डिस्क्राइब ऑल रेलिवेंट डाटा। ठीक है, ग्राफ के अंदर जो भी डाटा दिया गया है ए टू जेड आपने डिस्कस करना है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप वहां पर ए एक्सिस पे यहाँ पर आपको दिए गए हो ईयर्स, तो आप वहां पर लिखे सारे इन लिस्ट करने बैठ जाएं कि यहाँ पर 2028 का, सॉरी 2008 का है, फिर 2010 का है। तो इस तरह से रेलिवेंट डाटा को आपने जो है ना देखना है। रेलिवेंट डाटा कौन सा है, एक्सिस आपके रेलिवेंट डाटा नहीं है, जो कि अंदर चल रहा है, ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो आपका रेलिवेंट डाटा है। ठीक है, और उसको आपने जरूर कंसीडर करना है। वो इनकरेक्ट वे यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली द पीक वैल्यू इज रेलिवेंट। ठीक है, कुछ लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है कि जहां पर पीक आ रही है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रही है, जहां पर इंक्रीज हो रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पीक बनी हुई है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इंक्रीज हो रही है कोई चीज, डिक्रीज हो रही है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज इंक्रीज सब कुछ लिखना है हमने। जैसे यहाँ पर उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ये देखें, द ग्राफ हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज की भी उसने बात की, पीक की भी बात की, और डिक्लाइन की भी बात की। तीनों चीजों को हमने देख कर चलना है। ठीक है, और अगर कोई चीज कांस्टेंट रह रही है तो उसको भी आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करनी। ठीक है, जैसे द नंबर्स आर रियली हाई, ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज हो जाती है, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी। टोन जो है आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, जो फिगर्स डेमोन्स्ट्रेट अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, ठीक है, इतने फैंसी वर्ड्स भी यूज ना करें। ठीक है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट तो आप लिख सकते हैं ना, इलिस्ट्रेट तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह की थोड़ी वोकेबलरी यूज करें, और अवॉइड करनी है आपने रेपिटेशन। यानी कि आप एक ही वर्ड डिस्क्राइब डिस्क्राइब लिखे जाएं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती, तो आपने रेपिटेशन को जो है अवॉइड करना है। और राइटिंग टास्क के अंदर सबसे ज्यादा यही चीज देखी जाती है कि आपकी वोकेबलरी कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डिस्क्राइब वर्ड है, तो उसके एक्सचेंज में आप कितने और वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेमोन्स्ट्रेट आ गया, इलिस्ट्रेट आ गया, विजुलाइज आ गया। ठीक है, इस तरह से आप उसका मतलब जो कोर मतलब वही रहेगा, लेकिन आप अपनी वोकेबलरी की रेंज को भी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, आगे राइटिंग टास्क टू है, वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। आज हमने राइटिंग टास्क वन को लेकर ही चलना है, और उसी की हम जो है टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, और आज हम देखेंगे लाइन बार, लाइन चार्ट, सॉरी लाइन बार वाली, और दूसरी हम देखेंगे बार चार्ट वाली। ठीक है, और राइटिंग टास्क के अंदर जो जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है, हमने देख लिया कि 150 वर्ड्स हमने यूज मिनिमम यूज करने हैं, मिनिमम किया ये। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्क्राइब करना है डाटा को, यहाँ प्रोसेस जो भी दिया गया है, एकेडमिक और फॉर्मल स्टाइल होना चाहिए हमारी लैंग्वेज का, एब्रीवेशंस यूज नहीं करनी है। जैसे इट्स, डोंट, तो ये एब्रीवेशंस हैं, तो इट इज, डू नॉट, इस तरह से आपने उसको पूरे पूरे अल्फाज यूज करने हैं। ठीक है, और इसमें 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, क्योंकि इसके अंदर हमें इतना टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे राइटिंग करनी है तो उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। और प्रेफर भी ये किया जाता है कि आप टास्क वन पहले कर लें, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा, और बाकी जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है आप अपने सेकेंड टास्क को दें। ठीक है, इसके अंदर अपने ओपिनियंस बिल्कुल नहीं लिखने, और कॉपी वर्ड्स का मतलब है यानी कि आपने रिपीट नहीं करने वर्ड्स।
ठीक है, कॉपी वर्ड्स फ्रॉम द टास्क प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ ठीक है, उसको आपने जो टास्क प्रॉम्प्ट के अंदर वर्ड्स यूज किए गए होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब किया होगा ना एक दो लाइंस के अंदर, आपने एज इट इज वर्ड्स जो हैं अपने आंसर में यूज नहीं करने, उसके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, उनको रिफ्रेश करके यूज कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे कैसे। ठीक है, और बुलेट पॉइंट्स बिल्कुल भी कभी भी यूज नहीं करने, ये आपने ऐसे ही लिखना है जैसे हम कोई ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, और जैसे पैराग्राफ्स होते हैं उसी स्टाइल के अंदर। ठीक है, पहले चले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना था, हमने बात की थी कि एक ओवरव्यू हो, ठीक है, और एक हमारे पास हो सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन होगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास, ये एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। जी, ये देखें, ये ऐसे वन है, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये मैंने स्क्रीन स्प्लिट की हुई है इस वजह से कंफ्यूज ना होइएगा। एक पीडीएफ ही है, ये शेयर कर दूंगी मैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर ये एक हमारे पास लाइन ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर लाइंस आप देख सकते हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर चार जो है ना ऑब्जेक्ट्स का यूज किया, ऑब्जेक्ट नहीं कंपनीज ही हैं ये। ठीक है, फेसबुक है, उसको ग्रीन से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, गूगल को रेड के साथ, एप्पल को उन्होंने येलो के साथ किया है, और याहू को ब्लू के साथ। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं एक्स एक्सिस पे हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमें यूजर्स के यहाँ पर दिया हुआ है, शोज द स्टॉक प्राइस ऑफ फोर टेक्नोलॉजी कंपनीज बिटवीन, ये स्टॉक सॉरी स्टॉक प्राइजेस हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है हमें, ये समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। ठीक है, जब ये देखें यहाँ पर मेक कंपैरिजंस आ गया ना, तो आपने कंपैरिजंस भी लाजमी करने हैं। यही नहीं कि आपने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, नहीं, आपने पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है उसको आंसर करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये बार ग्राफ है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वैसे ही है, सेम इसी क्वेश्चन का ये बार ग्राफ है। अब यहाँ पर देखेंगे लाइन ग्राफ के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया गया था, और यहाँ पर बार ग्राफ में किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर उन्होंने इस बार ग्राफ को जो आंसर है उसको कंडक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये क्या लिखा है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है। हम्म, ठीक है, और दूसरे में ओवरऑल, यानी कि उसने ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, और थर्ड में उसने आकर थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में उसने आकर जो है एक्सप्लेन की है, अपनी डिस्क्रिप्शन दी है। ठीक है, इसका फॉर्मेट एक ये होता है कि या तो आप फर्स्ट पर इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है, बाद में दो पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के दें, और एंड पर आकर अपना कंक्लूजन दें। ठीक है, ये आपका टाइप नंबर वन हो गई, आंसर जो लिखने का तरीका है। सेकंड टाइप ये है कि आप यहाँ पर अपना जो इंट्रोडक्शन लिखें, फिर ठीक है बाद में ओवरव्यू लिखें, और फिर बाद में दो पैराग्राफ। यहाँ अगर आप ओवरव्यू यहाँ पर लिख रहे हैं, सेकंड पे अगर आप ओवरव्यू लिख रहे हैं, तो लास्ट पर आप कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, और अगर आप शुरू में सेकंड पैराग्राफ में ओवरव्यू नहीं लिख रहे, तो आप लास्ट पर अपना कंक्लूजन ऐड करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न होता है। ठीक है, और इसको ही आपने देखकर चलना है। अब हम देखते हैं जो इंट्रोडक्शन लिखना है ना, ये वाली जो दो लाइंस हैं, इसका बहुत ना आसान तरीका होता है। इसके अंदर ना हम अपनी जो स्टेटमेंट दी गई होती है ना, ये वाली, जैसे हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हो उसको ही रिफ्रेश करके हमने लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्राफ अबव शोज द स्टॉक प्राइस ऑफ फोर टेक्नोलॉजी कंपनीज बिटवीन 2011 एंड 2016। और यहाँ पर द लाइन ग्राफ डिस्प्लेज द स्टॉक वैल्यूज। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से स्टॉक प्राइस और स्टॉक वैल्यू को उसने जो है कर दिया है।
रीफ्रेज कर दिया आपस में ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक प्राइस ले लिया और यहाँ पर स्टॉक वैल्यूज आ गया। ठीक है, और फोर टेक्नोलॉजी कंपनीज, और यहाँ पर क्या लिखा उसने, फोर डिफरेंट हाई टेक कॉरपोरेशन। ये देखें उसने कैसे उन्हीं वर्ड्स को रिफ्रेज किया हुआ है। ठीक है, बिटवीन, यहाँ पर बिटवीन की बात की उसने 2011 से 2016 तक, और यहाँ पर क्या लिखा उसने, फ्रॉम 2011 टू 2016। ठीक है, तो इस तरह से उसने बस थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे करके अपना इंट्रोडक्शन बना लिया इन्हीं दो लाइन से। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, वन या एक या दो सेंटेंसेस का। ठीक है, जो कि ओवरव्यू होगा डाटा का। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी होती हैं, व्हाट, ठीक है, क्या है, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, ये अगर हम इन चारों क्वेश्चंस को आंसर कर लें अपनी एक ही स्टेटमेंट के अंदर ना, तो हमारा बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। ठीक है, कैसे, you need to remember that you are describing a graph to someone who doesn't see it। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बात बताई कि ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि आप किसी ऐसे को डिस्क्राइब कर रहे हैं ग्राफ जो कि उसको देख नहीं सकता। ठीक है, जब आप ये जहन में रखेंगे ना, तो आपके लिए राइटिंग आसान हो जाएगी। ठीक है, और राइट व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, इट्स डेट्स एंड लोकेशन। ठीक है, यानी कि हमने बताना है कि ग्राफ किसके बारे में है, उसकी डेट अगर वहाँ पे मेंशन है, लोकेशंस मेंशन है, ईयर्स मेंशन है, तो वो सारा कुछ हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे उसको दिया गया है, द लाइन ग्राफ बिलो शोज द चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम्ड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स फ्रॉम 1975 टू 2000। ठीक है, तो इसके अंदर हम्म, तो इसके अंदर कैसे उसको वो रिफ्रेश करेगा, द लाइन ग्राफ इलिस्ट्रेट्स, अब यहाँ पर शोज था, उसने उसको इलिस्ट्रेट से कर दिया है रिप्लेस। ठीक है, चेंजेस इन द अमाउंट एंड टाइप, इलिस्ट्रेट व्हाट टाइप एंड हाउ फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से वर्डिंग्स को चेंज करके आप अपने जो स्टेटमेंट दी जाती है क्वेश्चन वाली, उसी को यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखें, the chart below shows the percentage of male and female teachers in 6 different types of educational setting in the UK in 2010। ठीक है, और यहाँ पर द बार चार्ट। ठीक है, अब ये देखें, हाउ का क्या मतलब है कि हमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से पता चली, कैसे पता चली। ठीक है, तो बार चार्ट से। हाउ हमारा जो आंसर क्वेश्चन था वो जस्टिफाई हो गया। फिर व्हाट, ठीक है, उस जो ग्राफ से हमें क्या पता चला। ठीक है, कि जेंडर हमें पता चला, मेल एंड फीमेल टीचर्स थी। ठीक है, और उसके अलावा हमें ये पता चला कि वो इंस्टीट्यूशन जो डिफरेंट थे उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर उसने एजुकेशनल सेटिंग्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आएगा वेयर, यानी कि कहाँ पर, तो वो बात आ गई कि यूके के अंदर। ठीक है, और कब, व्हेन, तो वो आ गया, ईयर आ गया 2010। ठीक है, तो अब आप इस टेक्निक को यूज करके हाउ, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, इसको यूज करके आप अपना इंट्रोडक्शन वाला जो सेंटेंस है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इजी होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया तो आपके पास एक रोड मैप आ जाता है कि आप उसी को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलें, आवाज भी आ रही है या कोई बोल नहीं रहा? यस यस आ रही है आवाज। यस मैम, एक क्वेश्चन था। जी सर। ये वो मैंने सुना है कि वो जैसे कहते हैं क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दो तो वो इंट्रोडक्शन बन जाता है आपका। जी सर। तो ये भी ठीक है ना, अगर उसको रिफ्रेश कर दें अपने बाद में तो इंट्रोडक्शन जी सर, अभी मैं में यही तो कर रही हूँ।
मैं अभी यही बता रही थी कि ये क्वेश्चन ही है जी जी, ये अरे वाला। ठीक हो गया मैम। उसी जी को मैम ठीक हमने है। डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिख दिया वोकैबुलरी यूज करके, तो वो हमारी जी जी इंट्रोडक्शन बन गया। ये देखिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन बन गया। ठीक है मैम। जी। ओके। अ, उसके बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो आंसर उसने लिखा हुआ है ना, ये पैटर्न उसने ओवरव्यू वाला यूज किया कि ओवरव्यू उसने इंक्लूड कर दिया और कंक्लूजन इंक्लूड नहीं किया उसने। ठीक है, तो सेकंड पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन का तो सबको पता चल गया ना कि कैसे लिखना है। जी मैम। अभी किसी के कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर ले, क्योंकि ये असाइनमेंट्स भी मिलेंगी तो उसको भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो अब अगर यहाँ पर हम लाइन ग्राफ और बार चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना आज, तो आप इनके एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके शेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ओवरव्यू में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पर देखें, फेसबुक वैल्यू स्टेडीली इंक्रीज। अब एक और बात, ओवरव्यू का क्या मतलब है? ओवरव्यू के वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमने जनरल व्यू लेना है। ठीक है, जो हमें पहली नजर में जो बातें नजर आ रही है ना, वो हमने ओवरव्यू के अंदर लिखनी है। ठीक है, जैसे कि फेसबुक है, वो क्या है? स्टेडीली इंक्रीज कर रही है। स्टेडीली का क्या मतलब? यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके बाद याहू क्या है? वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आप नोट करेंगे, ये दोनों चीजें एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है ना, ये फेसबुक जा रही है और ये याहू जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही जगह से मतलब यहाँ पर आकर ये मिल रही हैं इनके पॉइंट्स, यानी कि ये स्टार्ट इनका एक ही जगह से हुआ है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें, ये फ्लक्चुएशन इंक्रीज की डिक्रीज की। ठीक है, लेकिन पीक जो है वो एक ही दफा आई। ठीक है, सब पीक का क्या मतलब होता है? ये जो जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, उसको पीक हम कहते हैं। तो ये पीक इसकी ये होगी। ठीक है, और ये भी। लेकिन ये वाली यहाँ पर ज्यादा पीक हम अगर डिस्कस करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, और क्या डिस्कस कर सकते हैं कि जो गूगल है वो कांस्टेंट रही है, ना उसकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है ओवर दीज 5 years। ठीक है, और उसके अलावा याहू का जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, एक आपके पास तरीका ये है कि आप जो है ना इंडिविजुअली लेकर चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? उसने कहा कि कंपैरिजन हमने बनाना है। ठीक है, कंपैरिजन का क्या मतलब है? वेयर रेलिवेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमने इन चीजों को कंपेयर करना है, इन जो चारों कंपनीज है ना, उनको कंपेयर करना है। ठीक है, फेसबुक है, जैसे ये चार है ना, आप इनका दो दो का पेयर बना ले, उनको आप कंपेयर कर लें आपस में, यहाँ पे चारों को ही आपस में कंपेयर करें। ये आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है। जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर दो दो का पेयर बनाकर उनको कंपेयर किया गया है, और फिर बाद में एंड पर एक टोटली उन सबको कंपेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है, इसमें आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो भी खराब नहीं होता। और आपने जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना वो बहुत छोटा रखना है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लेकर जाना, क्योंकि जितना लंबा सेंटेंस होगा उतनी ज्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपने क्लियरली बताना है कि आप किस किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो फेसबुक वैल्यू स्टेडीली इंक्रीज। ठीक है, पहले में तो ओवरव्यू देना है ना, वहां पर कोई आप लिंक नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे एक पैराग्राफ में। ठीक है, और बाद में आप उनको जो है एक कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये चांस है, एक ये आपके पास है। या फिर आपने जैसे दो के पेयर्स बनाए, जैसे सपोज मैंने फेसबुक और गूगल और एप्पल और याहू का बना दिया। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर मैं ये फेसबुक और गूगल को डिस्कस करूंगी, उनके मेन फीचर्स को भी डिस्कस करूंगी और उनका कंपैरिजन भी करूंगी। ठीक है, फिर आगे जाके एप्पल और याहू के मैं कर लूंगी फीचर्स भी, और उनके जो कंपैरिजन बनता है रेलिवेंटली, वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये कोई ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शुरू में देखें
तो जहाँ पर ये सैम्पल क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर लिखा गया है, यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन कंपेयर योर आंसर्स विद माय मॉडल आंसर. Do not worry if your answers are not exactly the same as mine. There are many different versions that could get a very high marks. यानी कि कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ एक कह लें कि क्वेश्चन सॉल्व करने का बताया हुआ है कि इस तरह से कर सकते हैं आप. ठीक है, एक आपको कह लें कि ऑप्शन दे दिया जाता है. ठीक है, कि आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह से लिखा होगा. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, आप अपना भी खुद से जो आपका पैटर्न है उसको देख सकते हैं. ठीक है, और आगे चलते हैं. जो फेसबुक है वो स्टडी रही है, स्टडीली इंक्रीज हुई है. ठीक है, ये फेसबुक की थी. उसके बाद हमारे पास आ गया याहू डिक्रीज, वाइल याहू डिक्रीज, लेकिन याहू जो है वो डिक्रीज कर गई. ठीक है, फेसबुक और याहू को उसने रिलेट कर दिया यहाँ पर. ठीक है ना, इस तरह से रिलेट कर दिया कि वो एक इंक्रीज हो गई और दूसरी डिक्रीज हो गई. अब एक लाइन के अंदर उसने देखें कि दोनों चीजों को डिस्कस कर दिया, दोनों चीजों का ओवरव्यू दे दिया. ठीक है, एप्पल स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएटेड. ठीक है, एप्पल की जो स्टॉक प्राइसेस थी वो फ्लक्चुएट कर गई. ठीक है, फ्लक्चुएट का मतलब है कि स्टेबल ना रहना, ज्यादा या कम हो जाना. ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाना. ठीक है, फ्लक्चुएटेड वाइडली. ठीक है, वाइडली का क्या मतलब है, यानी कि बहुत ज्यादा, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कोई पैटर्न नहीं. ठीक है ना, और थ्रू आउट द पीरियड. ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड यानी कि इन 5 सालों के अंदर वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, स्टेबल एक बार भी नहीं हुई. एंड गूगल स्टेड रिलेटिवली अनचेंज. ठीक है, यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल यूज कर सकते थे, रिलेटिवली कांस्टेंट यूज कर सकते थे. ठीक है, इस तरह से आपके पास वाइड वैरायटी है वोकैबुलरी की, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो रेलेवेंट. ठीक है, और फेसबुक स्टार्टेड द पीरियड विद द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75,000. ठीक है, अब ये यहाँ पर नोट कीजिएगा, क्या यहाँ पर कहीं भी 75,000 लिखा था? नहीं लिखा था. लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर, इसके मिड पे. ठीक है ना, तो 5,000 और 10,000 के मिड में क्या 7,500 आता है. तो उसने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली का वर्ड जरूर यूज किया, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं थी, उसने खुद से उसको अप्रोक्सीमेट करके लिखा. लेकिन ये रिकमेंड नहीं मैं करूंगी कि आप इस तरह से लिखें, क्योंकि क्या पता कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो कि इसको अच्छा ना समझे, क्योंकि हमने पढ़ा शुरू में कि हमने अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देने यहाँ. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, द फेसबुक स्टार्टेड द पीरियड विद द स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन बिटवीन 5,000 एंड 10,000. ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं. एंड दिस कंसिस्टेंटली मूव्ड अप इन वैल्यू ईयर ऑन ईयर. ठीक है, यानी कि एक से दूसरे साल में जाकर ये इंक्रीज करती गई. ठीक है, और to reach a peak of around 20,000 in 2016. अब उसने उसकी पीक को एक्सप्लेन कर दिया कि उसने ये फेसबुक की बात हो रही, सॉरी मैं एप्पल को देख रही हूँ. ठीक है, उसने कहा कि ये 20,000 के जो पीक पे पहुंची. ठीक है, लेकिन 2016 के अंदर. ठीक है, उसने उसकी पीक को भी डिस्कस कर दिया, और ये स्टार्ट कहाँ से हुई है उसने वो भी ये 2 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अब उसके बाद याहू. अब यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि उसने फेसबुक और याहू को चूज किया है कंपैरिजन के लिए. ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि वो रिलेटिव हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन सेम है. ठीक है, और याहू बिगेन द रिकॉर्डेड पीरियड विद अ वेरी सिमिलर वैल्यू टू फेसबुक. देखें, वेरी सिमिलर वैल्यू, यानी कि उसने सेम नहीं लिखा, सेम वैल्यू नहीं लिखा, वेरी सिमिलर वैल्यू उसने यूज कर लिया यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद बट इन कंट्रास्ट. ठीक है, बट इन कंट्रास्ट का क्या मतलब है? लेकिन इसके बरस इट्स स्टॉक डी वैल्यूड एवरी ईयर. ठीक है, अब ये डी वैल्यूड का क्या मतलब है? एक वैल्यू का अप होना, डी वैल्यूड यानी कि उसकी वैल्यू कम ही होती गई है हर साल में. ठीक है, until it reached a low of about 2,500 in 2016. अब 2,500 में
20, ये देखिए यहाँ पर भी उसने ये मिड रेंज को यूज करते हुए 2500 लिखा, लेकिन आप ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस तरह से 2500 लिखें। आप इसको लिख सकते हैं कि बिटवीन 0 to 5000, ठीक है ना। या फिर आप ये लिख सकते हैं बिलो 5000, जीरो का ना लिखें, बिलो 5000 लिखें, ठीक है, इन ईयर 2016। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर एक पैराग्राफ उसने लिख दिया फेसबुक और याहू के कंपैरिजन का, ठीक है। और अब यहाँ पर वो एप्पल और जो है गूगल है उसके जो है फीचर्स और उसका कंपैरिजन करेगा। एप्पल स्टॉक वैल्यूड एट जस्ट बिलो 5000 इन ईयर 2011, ठीक है। 2011 में उसकी कितनी थी, 5000 तक थी एप्पल की, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बिलो 5000 इसमें क्यों लिखे है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर है। एक मिनट में इरेज करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये 5000 से थोड़ा नीचे है। जूम करके देखते हैं, ये देखिए अब 5000 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि यहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है। तो इस वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता था पॉइंट, जैसे ट्रिक होती है, ट्रिकी क्वेश्चन था ये, कि वो अब ये देखिए ये वही बंदा आइडेंटिफाई कर सकता था जिसने इसका थॉरली एग्जामिन किया हो इस ग्राफ को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने वो उसकी चालाकियों में नहीं आना एग्जामिनर की, आगे चीजें देखनी है। और यहाँ पर उसने जस्ट बिलो लिखा है, बिलो इसका मतलब होता है मतलब बहुत नीचे, ठीक है। यहाँ पे नहीं कोई भी आइडिया के ज्यादा नीचे है या कम, लेकिन जस्ट बिलो का मतलब थोड़ा सा स्लाइटली नीचे, ठीक है। एंड दिस जम्प ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली यानी कि ड्रामेटिकली का क्या मतलब होता है, अचानक से, ठीक है ना, टू नियरली 35,000 इन द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर वो यूज करा है नेक्स्ट ईयर के रिप्रेजेंटिंग में, ठीक है। बिफोर प्लूमेटिंग, ठीक है, टू अराउंड 7,000। प्लूमेटिंग का क्या मतलब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसने वही बात यूज की है कि 7,000। प्लूमेटिंग का मतलब कि वो कम हो गए, ठीक है, बिफोर डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग का वर्ड है प्लूमेटिंग, तो इसको भी आप देख सकते हैं अपनी वोकेबलरी के अंदर जहाँ पर आप लिखते हैं, तो उसके लिए ये नोट डाउन कर लें आप इसको। और अराउंड 7,000 इन 2013, इट रिकवर्ड स्लाइटली, रिकवर हुआ थोड़ा सा 2014 में, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फेल, ठीक है। ये देखिए इस तरह से उसने डिक्रीज का वर्ड को किस तरह से रिप्लेस कर रहा है वो, ये आप देखिए, क्योंकि एक दफा उसने डिक्रीज यहाँ पे यूज कर लिया था ना, तो अब यहाँ पर देखें इंक्रीज भी यूज कर लिया था, तो यहाँ पर उसने जंप ड्रामेटिकली, ठीक है, जंप यूज कर लिया इंक्रीज की जगह। इंक्रीज ड्रामेटिकली भी तो लिख सकता था, लेकिन वो रेपिटेशन में आ जाती है, तो उसके भी मार्क्स जो है ना वो कम मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे हमने गूगल का देखा कि गूगल शेयर्स रिमेन्ड एट अराउंड 1000 फॉर द एंटायर पीरियड, ठीक है। और गूगल के कांस्टेंट रहे, ठीक है, रिमेन्ड एट अराउंड 1000, ठीक है। अगर आपने कोई इस तरह की वैल्यू लिखनी भी है ना, अगर आप चाहते हैं इस तरह से लिखना, तो उसके शुरू में अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये देखें जहां पर भी उसने खुद से वैल्यू बनाकर लिखी है ना, उसने उससे पहले अराउंड या अप्रोक्सीमेटली जरूर लिखा, ठीक है, ताकि ये अंदाजा हो जाए कि अंदाजतन, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है कि वो इतना ही है, उसके राउंड अबाउट हो सकता है, ठीक है। सबको समझ आ गई। ठीक है, अब एक और बात जो हम बार ग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये बार ग्राफ है, और ये सेम क्वेश्चन वही है, यानी कि वो फेसबुक और गूगल स्टॉक्स के बारे में ही है, लेकिन ये देखें अब अगर उसने उसको बार ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट किया तो वो किस तरह से उसके विजुअल्स जो है चेंज हो गए, ठीक है ना। और थोड़ी सी ये चेंजिंग जो है ना,
आपको ये बता देगी, ठीक है। ये चेंज दिखाने का मकसद क्या है, ठीक है, ये दोनों ग्राफ दिखाने का मकसद क्या है कि फॉर्म जो भी हो चार्ट की, विजुअल की फॉर्म कोई भी हो, बेशक वो बार चार्ट की फॉर्म में हमें आए या फिर ग्राफ की जो लाइन ग्राफ की फॉर्म में आए, ठीक है। हमें जो मेन मकसद है ना हमारा, वो डाटा है, ठीक है। हमने डाटा को देखना है कि डाटा हमें क्या दिया गया है, क्योंकि हमने डाटा को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, नोटिस एनीथिंग अबाउट द आंसर बिलो। अब ये देखें, ये इसने इसका आंसर लिखा है और वो एग्जैक्टली सेम है जो कि उसने यहाँ पर लाइन ग्राफ का आंसर लिखा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि नोटिस एनीथिंग अबाउट द आंसर बिलो, इट इज एग्जैक्टली द सेम एस ऐसे वन, ठीक है। जो ऐसे वन था उसके सेम एग्जैक्टली वही है, ठीक है। ये बताने के लिए उस वो दिखा रहा है कि आपको कि टास्क वन के अंदर जो ग्राफ हैं और चार्ट्स हैं इस डाटा, that this is to demonstrate to you that all you are looking at in task 1 graphs and charts is data। यानी कि टास्क 1 के अंदर आपका जिससे कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ डाटा। इट डज नॉट मैटर हाउ द डाटा इज विजुअली रिप्रेजेंटेड। ये नहीं मैटर करता कि डाटा कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, जो मैटर करता है वो ये है कि डाटा क्या है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो अपना पेपर सॉल्व करें। एक बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, दूसरे की हैंड राइटिंग नहीं अच्छी, ठीक है। लेकिन जो अच्छी हैंड राइटिंग वाला बच्चा है ना, वो जो लिख रहा है क्वेश्चन का आंसर वो गलत लिख रहा है, ठीक है। और जो बुरी हैंड राइटिंग वाला है, वो थोड़ा आंसर जो लिख रहा है, जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल ठीक किया, बस उसकी राइटिंग नहीं थी, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हमें इससे पता लगता है कि जो आपका जो डाटा है ना वो इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अब यहाँ पर भी इख्तिलाफ आ जाता है कि प्रेजेंटेशन के इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन इस एग्जांपल को कोट करने का क्या मकसद था कि हमने डाटा देखना है कि क्या है, हमने उसकी प्रेजेंटेशन नहीं देखनी कि क्या दी गई, ठीक है ना। मैनी स्टूडेंट गेट लॉस्ट बिकॉज द ग्राफ लुक कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग, जस्ट रिमेंबर इट इज सिंपली डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी डाटा ही दिया गया था, ठीक है। हमने जब उस डाटा को इंटरप्रेट किया, ठीक है, तो हमें कितना आसानी से समझ आ गई, ठीक है। आपने 1-2 मिनट पहले ओवरव्यू लेना है अपने जो भी विजुअल डाटा आएगा, ठीक है, ग्राफ या बार का। उसके बाद आपने एक रोड मैप बना लेना है जहन के अंदर कि आप किस तरह से किन दो चीजों को लेके चलेंगे और कंपैरिजन करना है तो कैसे करना है, चारों को इकट्ठे कर देना है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी अपने जहन में पहले बिठा कर रखना है कि आपने ओवरव्यू लिखना है या फिर कंक्लूजन, ठीक है। दो पैटर्न है ना, कौन सा पैटर्न लिखना है। तो इसका भी सेम इसको एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जो कि लाइन ग्राफ का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें, पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन 1-2 लाइंस का, फिर ओवरव्यू लिखना चाहते हैं तो ओवरव्यू लिख लें, नहीं तो एंड पर कंक्लूजन ऐड कर लें, ठीक है। और 2 पैराग्राफ्स के अंदर आप उसको समराइज कर दें, डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन दे दें, ठीक है। ये सिंपली जो है यही फॉर्मेट जो है ना थ्रू आउट हर क्वेश्चन टाइप में चलेगा टास्क नंबर 1 की, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइप्स देखने हैं हमने यहाँ पे, क्यों देखनी है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि इस डाटा को रीड कैसे करना है। अब जैसे यहाँ पर फेसबुक है, ये ग्रीन वाली है ना फेसबुक, तो इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये इस तरह से इंक्रीज कर गया, ठीक है। अगर अगर ये गूगल की बात हो रही है, एप्पल है ये, ठीक है, तो ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई, ये देखें। अगर आप इसको वो लाइंस को मैच करें, इसकी पीक्स को, तो वो तो वही डाटा बन रहा है ना जो कि हमने लाइन ग्राफ में देखा था, ठीक है। और अगर इसको हम करें, ठीक है, ये इस तरह से आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये देखें, ये दोनों की वैल्यू सेम है। ये जो टॉप होता है ना, ये वैल्यू आपको बता रहा होता है कि ये वाली, ठीक है। बार बार पढ़ना तो आता है ना सबको,
अगर नहीं आता तो प्लीज बताएं ताकि मैं उसको भी फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। नहीं तो ये इजी होता है काफी। ठीक है, तो इस तरह से देखें, आपको ट्रेंड पता चल गया। ठीक है, जो कि सेम टू सेम ये बार ग्राफ वाला बन गया है ना, कि इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इनके पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बार ग्राफ समझने में मुश्किल होती है तो ये ट्रिक यूज करके आप अपने बार ग्राफ को सिंपली जो है ना रीडेबल बना सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? सेशन का टाइम भी हो गया। किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ ले और फिर हम इसको प्रोसीड। जी, आज फिर हमने दो टाइप्स कर ली, लाइन ग्राफ वाली और बार ग्राफ वाली। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह हम पाई चार्ट्स को और बाकी टाइप्स को देखेंगे। और इंशाल्लाह कल हमने टास्क 1 कंप्लीट कर लेना है अपना, और परसों हम टास्क 2 की तरफ चलेंगे। और इंशाल्लाह फ्राइडे को हम मॉक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस दफ़ा का मॉक डिफरेंट होगा, क्योंकि इस दफ़ा मॉक आप लोगों की जो असाइनमेंट्स होंगी हम उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या हम चीज़ इम्प्रूव कर सकते थे, क्या गलती है क्या नहीं। सो बी रेडी, और आप सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, हम नाम हो नहीं गया। जी, अल्लाह ओके हाफिज। ओके।